Pansotla and welcome back to CCD, a complete course destination. तो फ्रेंड्स, आज हमारी सेकेंड क्लास है और हमने अपने फर्स्ट क्लास में डिस्कशन की थी एक चैप्टर की जिसका नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें हमने जाना था, डिस्कस किया था कि व्हाट एग्जैक्टली इज मैटर, मैटर है क्या। उसके बाद हमने उसकी फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कशन की थी। फिजिकल एस्पेक्ट्स में हमने जाना था जो मैटर है वो कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि वो पार्टिकल्स कितने छोटे हैं और उसके बाद उन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया था और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जाना था। हमने बेसिक 5 स्टेट्स को डिस्कस किया था, लेकिन उसमें से 3 मेन स्टेट्स थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसको हमने ब्रीफली पढ़ा था। तो हमारा उस दिन का लास्ट टॉपिक था कैन मैटर चेंजेस इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज करती है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो इस टॉपिक को शुरू करेंगे बहुत ही बेसिक एग्जांपल के साथ, दैट इज वाटर। वाटर, हम सबको मालूम है कि जो वाटर है वो 3 स्टेट्स में अवेलेबल रहता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर जो है सॉलिड फॉर्म में भी रहता है, लिक्विड फॉर्म में भी रहता है और गैस फॉर्म में भी रहता है। सॉलिड में देखें तो वो आइस की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। लिक्विड में देखें तो वाटर जो हम पानी पीते हैं हर रोज उसी फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म। एंड गैस में वाटर वेपर्स की फॉर्म में। इट्स मीन्स कि देखो वाटर जो है वो भी तो मैटर है, वाटर इज ऑल्सो मैटर, वाटर भी मैटर है और वाटर जो है 3 स्टेट्स में अवेलेबल है। इट मीन्स दैट कि जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज करता है। ठीक है, मैटर की स्टेट चेंज होती है। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे मन में आएंगे दैट व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द स्टेट चेंज। जब स्टेट चेंज हो रही है तो मैटर के अंदर क्या हो रहा है। व्हाट हैपन टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग इट्स स्टेट चेंज। जब स्टेट चेंज हो रही है तो उसकी जो अंदर पार्टिकल्स है उनके साथ क्या हो रहा है और एक्चुअली में स्टेट चेंज होती कैसे है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो हमारे मन में जरूर आते हैं इस टॉपिक को पढ़ते समय। तो सबसे पहले जान लीजिए, देयर आर 2 मेन फैक्टर्स which are responsible for the changing of state, that is temperature and pressure. टेम्परेचर एंड प्रेशर ऐसे फैक्टर हैं 2 सबसे इंपॉर्टेंट, जिनकी वजह से स्टेट चेंज होती है या फिर जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं मेनली स्टेट चेंज होने के लिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज हुआ तो किस तरह से मैटर की स्टेट चेंज हुई, क्या इफेक्ट हुआ। तो हमारा टॉपिक जो है अभी फर्स्ट वो रहेगा effects of change of temperature। टेम्परेचर के चेंज होने का क्या इफेक्ट होता है मैटर की स्टेट पे। तो देखिए हमारे पास 3 स्टेट्स थी, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 स्टेट्स थी हमारे पास। ठीक है, अब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। मान लीजिए हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, कुछ हीट एनर्जी प्रोवाइड की सॉलिड को। हमारे पास सॉलिड स्टेट थी, हमने क्या किया, कुछ हीट एनर्जी प्रोवाइड की सॉलिड को। तो क्या होगा, देखो हम सबको मालूम है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे सॉलिड जो है उनके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी ज्यादा होती है। अब हमने हीट एनर्जी जब प्रोवाइड की तो जो ये पार्टिकल्स है इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई, इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई और ये अपनी जगह पर वाइब्रेट करने स्टार्ट हो गए हाई स्पीड के साथ। और जो हीट एनर्जी हमने प्रोवाइड की थी, जो हीट एनर्जी पार्टिकल्स को हमने दी थी, वो हीट एनर्जी क्या करेगी, इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करेगी। वो हीट एनर्जी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में लग जाएगी और जो ये पार्टिकल्स है वो हाई स्पीड के साथ वाइब्रेट करेंगे और अपनी स्टेबल पोजीशन से
थोड़े से दूर चले जाएंगे, उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी खत्म होगी थोड़ी थोड़ी, और थोड़ी सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी खत्म हो जाएगी, और पार्टिकल्स जो है अपनी प्लेस से थोड़े से दूर चले जाएंगे। और जो पार्टिकल्स जब दूर चले जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, वो लिक्विड, मतलब कि सॉलिड कन्वर्ट हो चुका है अब लिक्विड में। हीट एनर्जी दी, हीट एनर्जी ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम किया, और जो सॉलिड था हमारा वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। इट मीन्स कि सॉलिड क्या हो गया, मेल्ट हो गया, सॉलिड मेल्ट हो गया और बन गया क्या, लिक्विड। ठीक है, इसी तरह जब हमने अब लिक्विड में आ गए हैं, अब वो पार्टिकल्स लिक्विड बन चुके हैं। अब लिक्विड जब वो बन गए, लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर ऑलरेडी थोड़ी सी एनर्जी होती है, क्योंकि वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं और वाइब्रेट कर रखे होते हैं। वाइब्रेट करके वो एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, अब उनके अंदर थोड़ी सी खुद की एनर्जी है। अब हमने वापस से लिक्विड के पार्टिकल्स को हीट एनर्जी दी, हीट एनर्जी प्रोवाइड की, तो अब क्या होगा, लिक्विड के पार्टिकल्स जिनके पास पहले भी थोड़ी सी एनर्जी थी, अब वो और भी ज्यादा एनर्जी के साथ वाइब्रेट करेंगे और एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे, और क्या बन जाएंगे, गैसेस। और जो हीट एनर्जी हमने दी थी, वो हीट एनर्जी क्या करेगी, इन पार्टिकल्स के बीच की थोड़ी बहुत जितनी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उसको ओवरकम करेगी, और जैसे ही वो ओवरकम कर जाएगी तो जो लिक्विड है, जो हमारे लिक्विड है, वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएंगे, और बॉयल होने के बाद जैसे ही वो बॉयल होने स्टार्ट होंगे और वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हमने इस प्रोसेस को देखा, इसके बीच में कुछ पॉइंट हमारे पास, कुछ टर्म्स आए, जैसे कि मेल्टिंग क्या है। देखो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, और वी कैन से दैट the process in which solid melts into liquid is called fusion. It's called what? Fusion. Conversion of solid into liquid, this process is called fusion. उसके बाद हमने melting पढ़ा था, that what is melting, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि melting point क्या है। तो the minimum temperature, क्या, the minimum temperature at which the solid starts melting into liquid at atmospheric pressure are called melting point. What it is called? Melting point. The minimum temperature at which solid melts into liquid at atmospheric pressure are called melting point. तो अगर देखें तो melting point of ice कितना होता है, melting point of ice कितनी होती है, तो that is 273.17 Kelvin. आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.17 केल्विन। ओके, तो अगर हम देखें, अभी हमें मेल्टिंग पॉइंट क्लियर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, फ्यूजन क्लियर हो गया, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड आर कॉल्ड फ्यूजन। अब आ जाती है एक टर्म लेटेंट हीट। व्हाट इज लेटेंट हीट? लेटेंट का मतलब क्या होता है, दैट इज हिडन, छुपी हुई हीट, हिडन हीट। तो देखो जब हमने सॉलिड था हमारे पास, सॉलिड को कुछ हीट एनर्जी दी, वैसे कायदे से तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, उसे गर्म, किसी भी चीज को हम अगर हीट एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। बट हमने देखा कि हमने बर्फ जो थी उसको एक कंटेनर में ले लिया, अब उस बर्फ को हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो एक पॉइंट पे जाके क्या होगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक आप कंटेनर ले लो, उसमें आइस ले लो, उसके अंदर एक थर्मोमीटर लगा दो, मान लीजिए उसका पहला इनिशियल टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस है, मान लीजिए -4 डिग्री सेल्सियस उसका इनिशियल टेम्परेचर है। तो हमने क्या किया,
जब इसको थर्मोमीटर को हमने बर्फ में रखा तो हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। अब कुछ टाइम में क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वो जो बर्फ है वो पानी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर एकदम कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं होगा। जो बर्फ है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा पानी में, पर उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। ऐसा क्यों? तो देखो, जो हमने हीट एनर्जी दी है, हमें मालूम था कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स थे उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा थी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा थी। जो हीट एनर्जी हमने दी, जो हीट एनर्जी हम इसको दे रहे थे, वो क्या कर रही थी, वो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर रही थी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ओवरकम कर रही थी और जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज नहीं हो रहा था, बल्कि जो सॉलिड था वो कन्वर्ट होता जा रहा था किसमें, लिक्विड में। इट मीन्स कि जो कंटेनर के अंदर जो भी सब्सटेंस था उसने हीट को क्या कर लिया, हाइड कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया, और उसको हमने क्या कह दिया, लेटेंट हीट। ठीक है, तो लेटेंट हीट आई थिंक क्लियर होगा कि क्या है, क्योंकि वो हिडन हीट है, उसको अब्सॉर्ब कर रहा है और वो हीट जो है वो ओवरकम करने में काम कर रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया लेटेंट हीट। ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to convert 1 kg of solid, or we can say ice, into liquid at atmospheric pressure at its melting point are called latent heat of fusion. ओके, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी क्लियर है हमारे पास। लेटेंट हीट तो क्या था, हिडन हीट थी, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, इतनी अमाउंट की एनर्जी की अमाउंट जो 1 kg ऑफ आइस को कन्वर्ट करे लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, इसको हम कह देंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, अब आई थिंक ये सभी टर्म्स हमें क्लियर होगी कि फ्यूजन क्या है, प्रोसेस जिसमें हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसमें हम सॉलिड मेल्ट हो जाएगा लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम कह देंगे मेल्टिंग पॉइंट। और लेटेंट हीट क्या है, हिडन हीट, छुपी हुई हीट, जिसको जो कंटेंट है, जो भी सामान है कंटेनर के अंदर, वो अब्सॉर्ब कर लेता है, उसको हाइड कर लेता है, उसे हम लेटेंट हीट कह देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये सब पॉइंट्स तो हमें क्लियर होगा। अब हम लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हैं गैसेस में, इसमें हमारे पास एक टर्म आई सामने, बॉइलिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कितना होता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस और 2373 केल्विन। हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कह सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। अब एक बात आती है कि क्यों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं। ये सभी टर्म्स है ना, ये सभी टर्म्स हमें एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखें कि लिक्विड और गैस है, वो कहते हैं कि जो गैस होती है, जो स्टीम होती है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड से बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। ऐसा क्यों? तो देखिए, जो लिक्विड है वो सॉलिड से ज्यादा इफेक्टिव होगा, और जो गैस है वो लिक्विड से भी ज्यादा इफेक्टिव होगी, स्टीम लिक्विड से भी ज्यादा इफेक्टिव होगी। ऐसा इसलिए बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट। जो लेटेंट हीट होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे, देखो लिक्विड क्या है, बॉयल हो रहा है और गैस बन रहा है। इट मीन्स कि जो स्टीम है, जो गैस है, उसके अंदर हीट एनर्जी ज्यादा होगी, हिडन हीट ज्यादा होगी, और जो लेटेंट हीट है वो गैस की ज्यादा होगी। इसलिए जो स्टीम है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी एज कंपैरिजन टू लिक्विड। ठीक है, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा अभी हमारे पास। तो हम अगला जानेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने का तो देख लिया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, क्या क्या हुआ वो सब हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर डिक्रीज करने पे क्या होता है।
गैस जो थी उसको थोड़ी सी कूलिंग इफेक्ट दिया। मान लीजिए घर में खाना बना रहे हैं, अब गैस के ऊपर खाना रखा हुआ है बनाने, उसमें से स्टीम जरूर निकलेगी। अब देखो एक क्या करो, एक कंटेनर में बर्फ ले लो या फिर एक पैन ले लो जिसमें बर्फ ले लो, उसको आप उस स्टीम के ऊपर रखिए। क्या होगा, जो स्टीम होगी वो टकराएगी उसके साथ, उस पैन के साथ टकराएगी। और वो देखना, कभी भी आप घर में भी करके देख सकते हैं, जो स्टीम जैसे ही पैन के साथ टकराएगी वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। वो कन्वर्ट हो जाएगी गैस किसमें, लिक्विड में। और इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, इस प्रोसेस को हम कह देंगे कंडेंसेशन। मतलब गैस को जब हमने कूल किया तो क्या हुआ, कंडेंसेशन हो गई, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह जब हमने लिक्विड को फ्रीज किया, लिक्विड को फ्रीज किया, आपने पानी को किसी चीज में डालकर फ्रीजर में रख दिया, थोड़ी देर बाद देखेंगे क्या होगा, लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, सॉलिडिफिकेशन। अब हमने देख लिया कि किस तरह से अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो कैसे स्टेट चेंज हो जाती है। हमने सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज किया, हीट एनर्जी प्रोवाइड की, तो सॉलिड मेल्ट होकर क्या बन गया, लिक्विड। ठीक है, और इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, फ्यूजन। इस प्रोसेस को हमने कह दिया फ्यूजन। और उसी तरह जब लिक्विड को हमने थोड़ी सी हीट एनर्जी प्रोवाइड की तो जो लिक्विड है वो बॉइल होकर क्या बन गया, गैसियस। लिक्विड किस फॉर्म में आ गया, गैसियस फॉर्म में। इसको हमने क्या कह दिया, बॉइलिंग। उसी तरह या फिर वेपर स्टेट में आ गया, इसको वेपराइजेशन भी कह सकते हैं। उसी तरह जब गैसियस स्टेट को हमने थोड़ा सा कूल किया, कूलिंग इफेक्ट दिया, तो गैस जो था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, लिक्विड में। और उस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, कंडेंसेशन। ठीक है, उसी तरह जब हम लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं सॉलिड में, कूलिंग करते हैं, तो जो लिक्विड है वो सॉलिड बन जाती है और उसको हम क्या कह देते हैं, प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, यहां तो हमने देख लिया किस तरह टेम्परेचर इंक्रीज किया और स्टेट चेंज हुई। पर अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस फॉर्म में या फिर गैसियस से सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में नहीं आएंगे, वो डायरेक्टली सॉलिड से या तो गैस बन जाएंगे या फिर गैस से सॉलिड बन जाएंगे। उस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, जिसमें जो सब्सटेंस है सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में आ जाएंगे, उसको हम कह देंगे सब्लिमेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और इसकी एक एग्जांपल है कैम्फर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है कैम्फर, कपूर। जब हम कपूर देखते हैं जिसको हम घर में यूज करते हैं पूजा वगैरह में, अगर उसको निकालेंगे, उसको वो सॉलिड फॉर्म में होगा, उसको निकाल के बाहर रखेंगे तो थोड़ी देर बाद देखिएगा वो वहां से गायब हो चुका होगा। क्यों, बिकॉज जो सॉलिड है वो गैसियस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में आए बिना। और उस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, सब्लिमेशन। इसी तरह जब कोई सब्सटेंस गैसियस से डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में आ जाए, गैसियस से डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में आ जाए, तो उसको हम क्या कह देंगे, डिपोजिशन। क्या कह देंगे, डिपोजिशन। ठीक है, तो अब हमने ये चीज देख लिया किस तरह से स्टेट चेंज हुई, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, सॉलिड गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड वापस कन्वर्ट हुआ। और कुछ सब्सटेंस थे जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड बन गए। इन सब प्रोसेसेस के हम नाम जान चुके हैं। तो एक बार छोटा सा डिस्कशन कर ले वापस से कि किस तरह से ये चीजें कन्वर्ट हुई। हमारे पास सॉलिड थी, लिक्विड थे और गैसेस थी, 3 स्टेट्स थी। अब देखिए, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, जब सॉलिड कन्वर्ट हुआ, हीट एनर्जी दी हमने सॉलिड को, सॉलिड कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, इसको हमने कह दिया फ्यूजन। इस प्रोसेस को हमने कह दिया फ्यूजन। अब लिक्विड जो था,
लिक्विड कन्वर्ट हुआ गैस में, इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। और जब गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो गई सॉलिड में, तो इसको हमने क्या कह दिया, डिपोजिशन। ठीक है। उसी तरह जब गैस जो थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई, तो इसको हमने क्या कह दिया, कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हमने कह दिया कंडेंसेशन। और जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, तो इस प्रोसेस को हमने कह दिया सॉलिडिफिकेशन। और उसी तरह जब सॉलिड कन्वर्ट हुआ डायरेक्टली गैस में विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट, तो इसको हमने क्या कह दिया, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। आई थिंक कि अब क्लियर होगा कि किस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कन्वर्शन में। ठीक है, तो अब ये चीज तो क्लियर होगी, और अगर नहीं होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे, यहां तक हम पढ़ रहे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। किस तरह से प्रेशर चेंज होने का इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए हमारे पास गैसेस है, हम सबने पढ़ा है कि जो गैस स्टेट होती है उसमें जो पार्टिकल्स है बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं, रेंडमली कहीं भी घूम रहे होते हैं। ठीक है, इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी जीरो होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर मान लीजिए हमने गैसेस को लिया और उसको कंप्रेस करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर हाई प्रेशर डालना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, गैसेस के जो पार्टिकल्स थे वो पास आना शुरू हो जाएंगे। जब हमने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला है तो क्या होगा, गैसेस के जो पार्टिकल्स है वो थोड़े से पास आने शुरू हो जाएंगे, और उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ी सी इंक्रीज होगी, और जो गैसेस है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जो गैसेस है, अगर हम इसे लिक्विफाई करना है, अगर हमें गैसेस को लिक्विफाई करना है तो क्या करेंगे, या तो हम लोग इंक्रीज कर दे प्रेशर को, या फिर हम लोग डिक्रीज कर दे टेम्परेचर को। टेम्परेचर डिक्रीज कर दे या फिर प्रेशर इंक्रीज कर दे, तो हम गैसेस को क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, आपने कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है, दैट इज सॉलिड CO2। व्हाट इज सॉलिड CO2, कभी सुना है? सॉलिड CO2 को हाई प्रेशर के अंदर रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, और अगर थोड़ा भी प्रेशर, मतलब थोड़ा भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उसके ऊपर से अगर हटा लिया जाए, तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये डायरेक्टली चेंज हो जाएगा किसमें, गैसेस में। इसीलिए इसको हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा भी प्रेशर हट जाए तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैसेस के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक ये सब कुछ क्लियर होगा कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर का इफेक्ट कैसे काम करता है। अब हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, दैट इज वेपोराइजेशन और वन इज इवेपोरेशन। ये दोनों ही टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में जरूर आती हैं। डिफरेंस मत पूछ लेते हैं या फिर इन दोनों का मतलब पूछ लेते हैं। अब देखा जाए तो क्या ये दोनों सेम है, क्या वो दोनों सेम है? नहीं, वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन दोनों ही अलग टर्म्स हैं, दोनों का मतलब अलग है। अब वेपोराइजेशन की बात करें तो क्या है, जो हमारा लिक्विड है वो बॉइल होता है और बनता है गैसेस फॉर्म में आता है, लिक्विड में बॉइलिंग होनी शुरू होती है और वेपर स्टेट में आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। लेकिन इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन भी लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करना ही होता है, लेकिन एट रूम टेम्परेचर। कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स ले लें अगर हम, तो रूम टेम्परेचर, जब मान लो कि हमने कपड़े धोए हैं, कपड़े धोए उसको सुखा दिया,
बिना एफर्ट के रूम टेम्परेचर पे उन कपड़ों का सूख जाना, उन कपड़ों का बिना इफेक्ट ना ही कोई कोई स्पेशल काम किए या फिर बॉइलिंग वगैरह किए, उसका सूख जाना रूम टेम्परेचर पर, उसको हम कह देंगे इवेपोरेशन। अब देखो, जब कपड़े धोकर सूखने डालते हैं तो कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, जो सरफेस के ऊपर रहेंगे और जल्दी से स्केप करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए सरफेस है तो इसके ऊपर से जल्दी से स्केप करने की कोशिश करेंगे। अगर वो जल्दी से स्केप करेंगे तो अकेले तो जाएंगे नहीं, कुछ एनर्जी को अपने साथ लेकर जाएंगे। जब वो कुछ एनर्जी को साथ लेकर जाएंगे तो ये जो सरफेस है इसकी इधर पे एनर्जी जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी। एनर्जी कम हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कूलिंग। यहाँ पर क्या हो जाएगी, कूलिंग। और जो है यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट होगा। इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं कि जो इवेपोरेशन है ये क्या करती है, कूलिंग इफेक्ट करती है। ठीक है, इवेपोरेशन क्या करती है, कूलिंग इफेक्ट देती है। लेकिन जो वेपोराइजेशन है ये कुछ हीट टेकअप करती है। जब बॉइलिंग करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिक्विड्स को थोड़ी सी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर वो बॉइल होंगे और वेपर स्टेट में कन्वर्ट होंगे। लेकिन जो इवेपोरेशन है इसमें लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होती है विदाउट एनी एफर्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कूलिंग इफेक्ट करेगी और जो है लिक्विड्स को गैस में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, तो वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन के बीच का डिफरेंस आई थिंक क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं वेपोराइजेशन को, इवेपोरेशन को। तो कुछ फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, दैट इज इवेपोरेशन को इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतनी ही इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगी। इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतनी ही इवेपोरेशन इंक्रीज होगी। डिक्रीजिंग ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगी। और वी कैन से इंक्रीजिंग ऑफ विंड स्पीड, विंड स्पीड भी जितनी इंक्रीज होगी क्या होगा, इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को इंक्रीज करते हैं। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने जितना भी आज पढ़ा है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपके लिए वो होमवर्क होगा कि क्यों हम गर्मियों में, समर में हम लोग कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। ये क्वेश्चन आप होमवर्क नोट कर लीजिए और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने जितना भी आज डिस्कस किया उसी के ऊपर डिपेंड करता है दैट व्हाई वी वर कॉटन क्लोथ्स इन समर। ये क्वेश्चन आप घर से करके आइएगा और कल मुझे आप बताइएगा कि आपने इसमें क्या देखा, क्या क्वेश्चन से आपको जितना भी हमने आज पढ़ा है क्या उसमें थोड़ी सी हेल्प मिली है। तो बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कल से हम डिस्कस करेंगे अपना न्यू चैप्टर, सेकंड चैप्टर। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो कल से हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर। थैंक यू।